Okay, next topic we are starting is ionic compound. Okay, ionic compound क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि आयन से बने हैं. आयन से बने हैं, इट मींस दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपली दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. अब देखते हैं हम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आयोनिक कंपाउंड. ओके, कार्बन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है. कार्बन कैसे कंपाउंड्स में आता है? दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. कोवैलेंट कंपाउंड. कोवैलेंट. फैंटास्टिक. ठीक है, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक एंड कोवैलेंट. आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपली ओके, नाउ we will see the properties of ionic compound. कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. हमने देखा था कि कोवैलेंट्स की प्रॉपर्टी जैसे होती है, अब हम देखते हैं आयोनिक्स की क्या प्रॉपर्टी है. फर्स्ट पॉइंट विल बी ये कैसे बने हैं, हाउ दे आर फॉर्म. सो दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर मेड अप ऑफ आयंस. सिंपली तो ये दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेड अप ऑफ आयंस. देन फर्स्ट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो NaCl जैसे आपने देखा होगा, कॉमन सॉल्ट आपके घर में होगा, ठीक है, जो कि हम खाने का नमक यूज करते हैं. आपने देखा होगा ये छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. मोस्टली एवरी आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, NaCl का अगर मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा melting point of NaCl. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट जो NaCl का है दैट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो 1400 के अप्रॉक्स कुछ बॉइलिंग पॉइंट है. तो आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है बहुत. ओके, देन point number third, they are soluble in water but insoluble in organic solvent. ठीक है, अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक. जो चीज सेम होती है वो आपस में डिसॉल्व हो जाती है. जैसे कि नमक को आप पानी में डालते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि नमक में होता है Na प्लस और Cl माइनस. वाटर में क्या होता है आपका H प्लस और OH माइनस आयन. तो एक्चुअली इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स मोस्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट दे डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं आपके, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं, बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, तो उसमें ये डिसॉल्व नहीं होते हैं. ओके, फोर्थ पॉइंट, अगर जैसे कि आपने यहाँ पर नमक लिया, ठीक है, आपके पास ये एक कंटेनर है, उसमें आपने पानी डाला और ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया. फर्स्ट केस में क्या करा, पानी में आपने नमक डाल दिया. सेकेंड केस में आपने प्योर वाटर ही लिया था सिर्फ, और फिर आपने जब बैटरी कनेक्ट करी और स्विच ऑन करा तो आपने देखा कि जिस कंटेनर में आपने नमक ऐड करा था वो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, उसमें यहाँ पर बल्ब जल गया. तो मतलब कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट. मोल्टन स्टेट क्या होती है, जैसे कि अगर आप सॉल्ट को हीट करते हो, आयोनिक कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो वो थोड़े से क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं और वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मूव करने की उनके पास टेंडेंसी आती है. तो आयोनिक कंपाउंड्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंपली. और यहाँ पर जैसे कि आपने प्योर वाटर लिया था, तो प्योर वाटर में क्या होता है कि आयंस नहीं होते हैं. यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, आयंस उसको मिले, Na प्लस और Cl माइनस मिला. Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ट्यूबरिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे. तो करंट एक्चुअली यहाँ से पास इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे. बेसिकली आयंस के मूवमेंट की वजह से भी करंट यहाँ पर फ्लो हुआ और ये बल्ब जल गया. इन सेकेंड केस
यहाँ पर अगर प्योर वाटर जब आपने लिया था, प्योर वाटर में क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं एक्चुअली वो कंडक्ट करता है सिंपली। तो सेकंड केस में इसलिए बल्ब नहीं जला हमारा। ओके, इज दिस ionic compound and properties of ionic compound clear? Yes. Yes. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये हमको मिलते कहाँ हैं मोस्टली, ठीक है, वेयर डू वी गेट दिस मेटल्स। सो वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल, कि ये मेटल्स हमको कहाँ मिलते हैं। तो सब मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है, मतलब कि वो अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं हमको मोस्टली सारे मेटल्स। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये तो हमको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। हम एक्चुअली पहले ऐसे ही होता था कि कहीं पर भी हम खुदाई करते थे और हमें एक्चुअली गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मिल जाया करते थे इजीली, ठीक है, बिकॉज दे फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, एंड दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो ये जो गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये मतलब कि फ्री स्टेट में हमको मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या होता है गोल्ड के साथ किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है, तो वो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं हमको, सिल्वर भी, प्लेटिनियम भी और गोल्ड भी। रेदर एज जितने की दूसरे मेटल्स हैं हमारे, तो वो क्या है, किस फॉर्म में फाउंड आउट होते हैं, तो वो कभी ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड भी मिलता है हमको अर्थ क्रस्ट में, आयरन कार्बोनेट भी मिलता है, आयरन सल्फाइड भी मिलता है, आयरन हैलाइड भी मिलता है, ठीक है। तो हर मेटल क्या होता है जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करता है कि ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है, सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है, हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है, इसलिए ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्टली ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इसमें दो केस हो गए, जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो क्या करते हैं ऑक्साइड बना लेते हैं, कार्बोनेट्स बना लेते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको पता चल गया है कि आपको मेटल्स मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। दो स्टेट में मिलते हैं, एक तो कंबाइंड स्टेट में और एक फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं आपको? Gold, silver, platinum. ओके, और कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं आपको? Iron, copper, aluminium, etc. फैंटास्टिक, ठीक है। जितने भी मेटल बचे हुए हैं वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट कौन सी होती है? या तो उस मेटल ने ऑक्साइड बनाया होगा, मेटल ऑक्साइड, या फिर उसने मेटल कार्बोनेट बनाए होंगे, या फिर मेटल सल्फाइड बनाए होंगे, या फिर मेटल हैलाइड बनाए होंगे। ओके, अब हम देखते हैं तीन चीज, ठीक है, तीन टर्म्स को हम देखते हैं। तीन टर्म्स होती है जो कि हम मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज मिनरल, सेकेंड वन इज ओर, थर्ड वन इज गैंग। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स आर द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कहीं पर भी आपको मेटल्स मिले, ठीक है, आपने कहीं अर्थ क्रस्ट की सरफेस में आपने फाइंड आउट करा कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट या कंपाउंड है, ठीक है, वो नेचुरली वहां पर प्रेजेंट है, तो उनको हमने कह दिया कि यहाँ पर तो मिनरल्स हैं, ठीक है। कहीं पर रॉक्स मिलते हैं, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है, रॉक्स में होता है कैल्शियम, और कहीं आपको मिला एल्यूमिनियम, तो हम एक्चुअली उस पूरी जगह को हम कह देते हैं कि जहां से हम वो मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर मिनरल्स। सेकेंड चीज, ओर क्या होती है? ओर इज अ मिनरल, ठीक है, ओर इज अ मिनरल जिसमें से क्या कर सकते हैं हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा रॉक मिला, उस रॉक में से आपने उस रॉक को कह दिया कि वो मिनरल है, ठीक है, लेकिन उस रॉक में क्या होती है कि कुछ इम्प्योरिटीज होती है। हम क्या करते हैं उस इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं और हमें जो बचा हुआ मेटल्स होता है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स
कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ओके, देन गैंग। तो गैंग एक्चुअली क्या होता है, जो मिनरल में से आपने इम्प्यूरिटी को हटा दिया है, तो इम्प्यूरिटी इज योर गैंग। तो गैंग एक्चुअली होती है इज द इम्प्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द ओर, जैसे कि रॉक के मटेरियल, ठीक है, रॉक के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स होती है आपकी जो कि आपको याद रखनी है। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस थ्री टर्म्स, मिनरल्स और गैंग? नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट मोर। ओके, क्लियर? मिनरल और Yes, sir. गैंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि हम मेटल्स को कैसे उनकी ओर में से निकाल रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास ओर है जिसमें आपको पता है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ओर है, उसमें से हमको निकालना है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे काम का है। एल्यूमिनियम के हम दरवाजे बनाते हैं और बहुत सारी जगह हम उसको यूज करते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब हम एक प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि अगर ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट्स होंगे या सल्फाइड होंगे, तो उनमें से हम एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। अब ये जो ओर्स होती है ये मतलब कि पत्थर जैसे, मतलब कि आपको एक बड़े बड़े रॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें कंपाउंड्स आपके होते हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। उसमें से हम सिर्फ निकाल लेते हैं हमारा एलिमेंट जो कि हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया आपका, आयरन सल्फाइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इनमें से हम क्या करते हैं, कैल्शियम निकाल लेते हैं, आयरन अलग निकाल लेते हैं, एल्यूमिनियम अलग निकाल लेते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं बी पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिंपली। ओके, अब यहाँ पर तीन एक्सट्रैक्शन जो होती है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स में ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मतलब कि जो खराब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं कि मतलब जो इम्प्यूरिटी, अगर एक इम्प्यूरिटी जितनी भी है पहले उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिले, ठीक है। उसमें जितना भी कचरा बगदा है वो हम अलग कर देते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि सिर्फ ओर ही ओर उसमें आए, हम ऐसा उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास है उसके बाद हम उसमें एक्चुअली रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में हम यूज करते हैं कार्बन को। तो कार्बन एक्चुअली क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और हमारा आयरन अलग सेपरेट हो जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस होता है हमारा रिडक्शन। थर्ड प्रोसेस इज अवर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। उस मेटल को हम 100% प्योर बनाते हैं। जैसे कि मतलब कि कुछ अभी भी अगर इम्प्यूरिटी रह गई है तो हम उसको और क्लियर करते हैं, उसको और प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रोसेस होंगे ध्यान से सुनना, उसमें ये तीनों चीजें होगी। फर्स्ट चीज होगी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं एनरिचमेंट भी कहते हैं, कि ओर को हम बहुत ही अच्छी ओर लेते हैं, ठीक है। जो खराब ओर है उसको हम छाट छाट के एक तरफ ले लेते हैं, जो अच्छी है उसको अलग कर ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं मेटल का। थर्ड में हम उसको क्या करते हैं, उस मेटल को प्योर कर देते हैं सिंपली। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है बच्चों आपका, मैंने आपको अभी बताया, इज द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है। गैंग रिमूव हो जाती है फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर जैसे कुछ आयरन के कंपाउंड हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चुंबक से चिपका के अलग निकाल लेते हैं, तो उसमें इम्प्यूरिटी अलग रहती है। कभी कभी हम, जैसे आपने देखा होगा कि हम इम्प्यूरिटी अगर डस्ट वगैरह है तो हम उसको हवा में एक्चुअली उछाल देते हैं, तो हवा जब चलती है तो डस्ट पार्टिकल उड़ के चले जाते हैं और मेटल्स हमारे वापस जमीन पर गिर जाते हैं। ओके, ठीक। अब हम देखते हैं सिंपली क्या होता है। हमें पता है कि मेटल्स जो हैं हमको मिलते हैं ओर में, ठीक है। ओर से हमको मेटल्स मिलते हैं। हमें पता है कि 3 टाइप्स के मेटल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, दूसरे जो होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी,
थर्ड जो होते हैं हमारे बहुत लो रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। तो इनको अलग हमने अलग अलग कर लिया है कि हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, और लो रिएक्टिविटी मेटल्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो उसमें हम एक टर्म आगे याद रखना कि उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मीडियम और लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं ये जनरली मतलब कि होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट और होती है इनकी, ठीक है, या तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में रहते हैं, उसमें से हमको मैग्नीशियम निकालना है, तो या तो ये कार्बोनेट की ओर में रहते हैं या फिर ये सल्फाइड की ओर में रहते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो इनके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं आइदर कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, सेम विद द लो रिएक्टिविटी। जैसे ही हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक प्रोसेस यूज करा उसके बाद हमको मिल जाती है ऑक्साइड ऑफ मेटल। जैसे ही हमको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गई हम लगा देते हैं हमारी यहाँ पर से स्टेप नंबर 2, हम क्या कर देते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल कर देते हैं। तो रिडक्शन ऑफ मेटल के बाद हमको मिल जाता है हमारा प्योर मेटल, ठीक है। प्योर मेटल की हम कर देते हैं थर्ड स्टेप सिंपली रिफाइनिंग, हम उसको और प्योर कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं वापस से इस चीज को बताता हूँ ताकि कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं होगी तो आपको पता चलेगी। मेटल्स होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन आप अभी सिर्फ समझो कि कौन से मेटल्स के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो। हाई रिएक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, मीडियम और लो रिएक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बाद आपको जब आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हो तो आपको मिल जाती है मेटल की ऑक्साइड। मेटल की ऑक्साइड जैसे ही आपको मिली आपको करना है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन जैसे ही आप करोगे कार्बन के साथ उसकी रिएक्शन करवा दोगे तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और मेटल आपका सेपरेट हो जाएगा। और लास्ट में जैसे ही आपको मेटल मिल गया है आपका तो मेटल को हम और प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। सिंपली हम उसको और प्यूरिफाई करते हैं, दिस इज योर रिफाइनिंग। ओके, अब इस इतने से इस चार्ट में से आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई है मुझे ये बताओ। ओके, वन मोर थिंग, जो कार्बोनेट की ओर होती है आपकी, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। अगर आपकी सल्फाइड की ओर है, जैसे आयरन सल्फाइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो सल्फाइड की ओर के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है।